हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रेविटेशन। देखो, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। आगे है अपवर्ड फोर्स, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर एक्सर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। आगे देखो, डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर जो बोट है और शिप है उसका डिज़ाइन किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थ्रस्ट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। प्रेशर पास्कल होती है इसकी यूनिट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब देखो, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा जब किसी भी लिक्विड के अंदर मर्ज किया जाएगा? जब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। आगे देखो, हम किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालेंगे फ्लूइड के अंदर, तो देखो वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? हाइट के ऊपर, कितनी हाइट से वो पॉइंट लिया है हमने, उसकी डेंसिटी के ऊपर, जो फ्लूइड की डेंसिटी है उसके ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, जी के ऊपर। आगे देखो, प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन हॉरिजेंटल प्लेन विद इन अ फ्लूइड एग्जैक्टली द सेम। मान लो ये कोई फ्लूइड है, अगर हम ये हॉरिजेंटल प्लेन ले रहे हैं तो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे सेम लाइन है, अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हाइट जो है वो सेम रह जाएगी। तो प्रेशर जो है हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम रहेगा। आगे है बुओइंट फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ अ लिक्विड, कि कितना जो वॉल्यूम है, जो लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज किया गया है उसका कितना जो वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, की डेंसिटी क्या है किसी भी फ्लूइड की, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रबड़ का है, प्लास्टिक का है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ अ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आगे देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बायोंट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। बायोंट फोर्स, जितना जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्ज किया जाएगा उसके द्वारा जो फ्लूइड डिस्पर्स किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, उसके वेट के इक्वल होगा बायोंट फोर्स। ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमीटर डिज़ाइन किया जाता है जो कि हेल्प करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए। हाइड्रोमीटर किया जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करता है। रिलेटिव डेंसिटी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से। आगे देखो, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बायोंट फोर्स, मीन्स अपवर्ड फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है बायोंट फोर्स के, तो ना तो सिंक करेगा ना तो फ्लोट करेगा, वो पार्शियली इमर्ज रहेगा उस फ्लूइड के अंदर। अगर वेट जो है कम है इन कंपैरिजन टू, ये क्या है, बायोंट फोर्स, तो फ्लोट कर जाएगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। आगे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आगे है, हेनरी कैवेंडिश ने इस टर्म को दिया था, इसने इसको कैलकुलेट करके दिया था। आगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने। फोर्स, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ द अर्थ। जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो कि एक वीक फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है जी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रही है। आगे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट
2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा। अब देखो 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है डिस्टेंस तो 1/r² होता है, तो 1/2 टाइम्स किया है तो 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स के ऊपर F/4 हो जाएगा। आगे सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। जी की जो वैल्यू होती है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोल्स पे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। आगे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज़ करती है किसी भी प्लेनेट के ऊपर अगर इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, अगर उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है सरफेस ऑफ प्लेनेट से तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। आगे देखो इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर मान लो अर्थ स्टॉप कर दे रोटेट करना तो जी की वैल्यू के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो जी की वैल्यू पोल्स के ऊपर सेम रहेगी हमेशा और अदर प्लेसेस के ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे देखो ये है जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है। अब हमने देखा होगा वेट जो होता है सरफेस के ऊपर mg होता है, लेकिन अगर हम मून के ऊपर चले जाएं तो उसी वेट की वैल्यू 1/6 टाइम्स हो जाती है और मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मून के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर देख लो तो मून्स ग्रेविटेशन की वैल्यू 1/6 टाइम्स हो जाती है अर्थ की ग्रेविटेशन वैल्यू के। आगे है इफ़ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन g एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है, अगर हाइट और रेडियस को इक्वल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी। तो देखो अगर हम किसी भी हाइट के ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस r में हाइट ऐड हो जाती है तो gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r² कॉमन निकाल लेंगे, h और r इक्वल है तो gh जो आएगा एक सर्टेन हाइट के ऊपर तो वो आ जाएगा g/4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आगे है सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर वेट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है और वेट क्या होता है mg, यहाँ पे g 0 हो जाएगा तो वेट 0 हो जाएगा। वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर। आगे देखो अ पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ ग्रेटर देन द सरफेस ऑफ अर्थ। सॉरी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मून, इसीलिए जो है हम मून की सरफेस के ऊपर इजीली जंप कर पाते हैं। ये रॉन्ग लिखा गया है यहाँ पे। आगे देखो द स्पून ड्रॉप्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन सैटेलाइट, अगर किसी भी स्पून को किसी एस्ट्रोनॉट की हेल्प से सैटेलाइट के अंदर थ्रो किया जाए तो वो स्टेशनरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो वेटलेस हो जाती है सैटेलाइट के अंदर, वहाँ पे जो फोर्सेस है वो नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। आगे देखो अ सैटेलाइट इन वैक्यूम, सैटेलाइट के अंदर वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो वो फोर्स जो एनर्जी डिराइव करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की हेल्प से। आगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है 24 आवर, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं इनकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। A satellite revolves around the earth in an elliptical orbit. Its speed greatest when closest to the earth. जब कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ तो उसकी जो स्पीड होगी जब वो अर्थ के नियरर ज़्यादा होगा तभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर एरिया। आगे देखो पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज़ इंडिपेंडेंट, कि कितना टाइम पीरियड ले रहा है कोई भी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। आगे देखो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर इतनी वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को अक्रॉस कर जाएगा और वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस डिक्रीज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो मिसाइल लॉन्च्ड विद
वेलोसिटी लेस देन अर्थ्स वेलोसिटी, अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी। अगर किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो लेस देन है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी इस केस के अंदर। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gh। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर उनको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होना है तो कितनी वेलोसिटी चाहिएगी उनको, तो आंसर आएगा 41.4%। यहाँ से देखो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, यहाँ से हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ के ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जेक्ट जो लेंगे हम जिसको थ्रो कर रहे हैं उसके। आगे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है कि कितना टाइम पीरियड लेगा कोई भी चीज़ एक कंप्लीट ऑर्बिट को पूरा करने में, वो होगी इतनी तो होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।